जय हिंद फ्रेंड्स। वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हम लोगों का चल रहा था और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोगों ने पुनर्जागरण और प्रबोधन इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और इसकी वजह से जो 18वीं सदी की सबसे बड़ी घटना हुई वो थी औद्योगिक क्रांति, और इसने पूरे विश्व को जो है बदल कर रख दिया था। हमने ये देख लिया था कि किस बैकग्राउंड में औद्योगिक क्रांति डेवलप हुई, और जो सबसे आश्चर्यजनक प्रश्न था हम लोगों के लिए वो ये था कि अगर सभी चीज़ों में अग्रणी पुर्तगाल और स्पेन थे तो इंग्लैंड एपी सेंटर कैसे बन गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और ये हमने 5-6 कारण हमने देख लिया था। आज हम उसी के अगले फेज की ओर चलेंगे और क्रांति क्यों कहा गया इसे, और इसने किन लेवल्स पर, किन स्तरों पर पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसकी वजह से ये क्रांति की श्रेणी में आया। तो आज हम इसका क्या देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस या प्रभाव। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए और उसका लिखिए औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव लिखिए या परिणाम लिखिए, बात एक ही है। मैंने आपको बताया कि पहली गैर राजनीतिक क्रांति थी और इसने जो है एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया पूरे विश्व में कि ग्लोबलाइजेशन इसी की देन है। 2 वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब इसी की देन है। ठीक, तो सबसे इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाएं। तो पहला देख लेते हैं आर्थिक प्रभाव। फिर देख लेते हैं राजनीतिक। फिर सामाजिक, और फिर वैचारिक। ठीक, देखिए आर्थिक प्रभाव इसका क्या हुआ। जब औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों का युग आया, तो सबसे पहले क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। तो सबसे पहला प्रभाव क्या था, आर्थिक प्रभाव, उत्पादन में वृद्धि। जब उत्पादन बढ़ा, उत्पादन क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों की मांग में क्या हुई, वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों की मांग में वृद्धि हुई, जीवन स्तर थोड़ा सुधरा, कृषि से लोग उद्योग की तरफ उन्मुख हुए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनके हाथ में पैसा रहेगा तो विलासितापूर्ण जीवन या अपने जीवन को उन्नत करने की कोशिश करेंगे। तो मांग सबसे पहले बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। तो श्रम की उपलब्धता हुई, श्रम से मांग बढ़ी, मांग से उत्पादन बढ़ा, जब उत्पादन बढ़ा तो फिर से निवेश बढ़ा। ये पूरा एक साइकिल चला। अब जब उत्पादन बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि इस निवेश के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले शुरुआत क्या थी, गिफ्ट, और जो धन का निष्कासन की भारत से शुरुआत थी वो किसके तौर पर थी, ब्राइबरीज एंड गिफ्ट के तौर पर, रिश्वत और गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले का। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब देखिए ये दोनों क्या थे, ये प्रशासनिक पद पर थे, गवर्नर थे। ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट नहीं थे। ये अपना पैसा लेकर के इंग्लैंड गए, तो उस पैसे को चैनलाइज किसने किया कि वो इंडस्ट्री की तरफ मुड़े, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो थी नहीं, इनका कोई अपनी इंडस्ट्री तो थी नहीं, ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ना ये कैपिटलिस्ट थे, ना ये पूंजीपति थे, ना ये उद्योगपति थे। ये तो प्रशासनिक पदों पर थे। तो उसको चैनलाइज किसने किया,
उसको चैनलाइज किया बैंकिंग ऑर्डर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो बैंकिंग व्यवस्था डेवलप हुई, उन्होंने क्या किया कि उसको क्या किया, चैनलाइज किया। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना यहीं पर लिख लीजिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या हुआ, 1694 में इसकी स्थापना हुई। 1694 में। तो उत्पादन के साथ साथ यहां पर लिख लीजिएगा बैंकिंग सिस्टम भी आया। और आज की इकोनॉमी की जो पिलर है, जिसकी वजह से पूरा चल रहा है इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन सिस्टम चल रहा है, वो क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग का काम क्या है, बैंक का काम क्या है, धन को रोटेट करना, एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, उसको रोटेट करना है। अगर आप बैंक में पैसा जाकर जमा करते हैं तो बैंक उससे क्या करता है, उस पैसे को किसी को उधार देता है। ठीक, उद्योगपति को उधार देगा, वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर तो एक साइकिल चलती है। तो इसी वजह से है कि पैसा कमाने में दिक्कत नहीं है, पैसा अगर एक जगह स्टोर करके रख लिया जाए तब दिक्कत है। अगर वो जब तक इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है तब तक एक लोगों के कमाने से चार लोग क्या करेंगे, उनका घर चलेगा। लेकिन अगर वही एक लोग कमा करके दबा करके रख लिए तो वो क्या है, इकोनॉमी में अगर नहीं है, सिस्टम में सर्कुलेशन में नहीं है मनी, तो इसका मतलब कि वो क्या है, यूजलेस है। ठीक, तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था या बैंकों का उदय, ये सबसे बड़े आर्थिक परिणाम था औद्योगिक क्रांति का। और आज की इकोनॉमी में सारा काम क्या है, बैंकों का ही है। तीसरी बात, यहीं से कॉन्सेप्ट आया शेयर बाजार का, कॉरपोरेट्स एंड सिक्योरिटीज बॉन्ड, ये सब यही औद्योगिक क्रांति की देन थी। ठीक, इससे भी बड़ी बात, जब भूमि विहीन कृषक शहरों की तरफ गए तो इससे किसको बढ़ावा मिला, अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को। अब इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हुए कि शहरीकरण में जाकर के उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली, तो इससे मलिन बस्तियों का निर्माण हुआ, अनप्लान्ड सिटीज डेवलप होने शुरू हो गए, कहीं भी झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक, स्वास्थ्य के लोगों की संकट आने लगा, जब भी जो है संक्रामक बीमारियां फैलती थी, इन्हीं बस्तियों में इन्हीं श्रमिक लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती थी। ठीक, तो ये इसके क्या है, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, निगेटिव परिणाम हैं। लेकिन जो सकारात्मक परिणाम है वो ये है, तो इसी में साथ साथ निगेटिव भी आप लिखते चलिएगा। ठीक, राजनीतिक परिणाम में क्या हुआ, राजनीतिक परिणाम में पहला ये हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि हुई, आपूर्ति बढ़ी, मृत्यु दर में कमी आई, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा इन सब चीज़ों का विस्तार हुआ, इन पर ध्यान दिया गया। तीसरी बात, साहित्य में परिवर्तन आ गया, उपन्यास की जो विधा है वो यहीं पर डेवलप हुई, संयुक्त परिवार, ये क्या हो गया, बिखरने लगा, एकल परिवार में बदलने लगा। सॉरी, ये राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक होगा।
सामाजिक सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चरल। और क्या हुआ? यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई। भोगवादी संस्कृति, इसका विस्तार होने लगा। मनुष्य मनुष्य के बीच के संबंध को किसने भर लिया? मशीनों ने। मनुष्य मनुष्य का संबंध ना हो करके मनुष्य का संबंध किससे हो गया? मशीनों से। दिन रात वो कारखाने में काम कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? अवसाद की समस्या हुई। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अवसाद की समस्या, अकेलेपन की समस्या, अपना परिवार छोड़ करके शहर में अकेले आ रहे हैं काम करने, जिसकी वजह से इसको दूर करने के लिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उपन्यास पढ़ेगा, जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करेंगे? नशा करेंगे। तो नशे की लत। ठीक, जो पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा? ध्यान करेगा, उपन्यास पढ़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा। और जो गैर पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा? अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए क्या करेगा? या तो ताश खेलेगा या बीड़ी गांजा तंबाकू ये सब करेगा। ठीक। और क्या हुआ? अगर वयस्क लोगों से श्रम की आपूर्ति नहीं हुई तो बाल श्रम भी यहीं पर बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस था सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में। दासों को बढ़ावा मिला, दास व्यापार। कृषि की जगह अब उद्योगों में दासों का इस्तेमाल किया जाने लगा। बंधुआ मजदूरी कराई जाने लगी। मलिन बस्तियां सामने आ गईं। ये सब क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन है, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजनीतिक। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? सबसे पहली बात कि जब एक लोग लाभ कमा रहे हैं तो दूसरे उनको देखेंगे, तो उपनिवेशवाद की होड़ हो गई। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। ठीक। तो इससे क्या है? लाभ ज्यादा कमाने की इच्छा हुई। ठीक। सेकंड पॉइंट, मध्य वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास। उदारवादी विचारधारा सामने आई। ठीक। मिडिल क्लास कौन था? जो शहरों में आकर के बसा था, जिसका जीवन न तो बहुत ज़्यादा हायर क्लास पर था और ना ही गांवों की तरह बहुत ही निम्न लेवल पर था। तो जो मिडिल क्लास है वो औद्योगिक क्रांति की ही देन है। और ये मिडिल क्लास ऐसा है जो ना जाति का ध्यान रख रहा है ना वर्ग का, जिसके लिए जाति धर्म ये सब कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए क्या मायने रख रहा है? पैसा, अपनी सुविधा, बस। ठीक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको जाति धर्म इनको सबको पीछे छोड़ना है तो वहां पर क्या कर लीजिए? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रमोट कर दीजिए। वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर दीजिए? प्रमोट कर दीजिए। अगर औद्योगिकरण वहाँ पर होगा तो एक ऐसा मध्य वर्ग डेवलप होगा जिसको अपने काम से मतलब होगा, उसको फालतू की चिंता नहीं होगी, वो फ्री नहीं रहेगा। तो ना तो जाति देखेगा और ना ही धर्म देखेगा। आजकल के शहरों में भी देख लीजिए, काम पर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किस धर्म के हो, जो ऑटो चला रहे हो, नहीं हम उस पर जो है नहीं बैठेंगे, आप हमारे धर्म के नहीं हो, हम इस बस में नहीं बैठेंगे, हम इस हॉस्पिटल में नहीं दिखाएंगे। ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक। तो ये जो है सबसे बड़ा परिवर्तन था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जाति धर्म ये सब पीछे चले गए इस मध्य वर्ग के कारण, की पहचान धीमी पड़ने लगी। ठीक। तीसरी बात, लोगों ने देखा कि ब्रिटेन ने इतना लाभ कमाया
तो उनके यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था, तो जगह जगह पर संवैधानिक सुधार की बात चलने लगी हर एक देश में। और उसके बाद देखेंगे अमेरिका में क्रांति हो गई, फ्रांस में क्रांति हो गई, रूस में क्रांति हो गई। क्रांति तो उसके बाद धड़ल्ले से हुई, ठीक वैसे ही जैसे कुकुर मुत्ते हर जगह कहीं पर भी जो है डेवलप हो रहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, पूंजीवाद और समाजवाद, इंपीरियलिज्म और सोशलिज्म, इनको बढ़ावा मिल करके कहाँ चला गया? इतना ज़्यादा बढ़ावा इनको मिल गया कि शीत युद्ध की नौबत आ गई, कोल्ड वार की नौबत आ गई। ये दो विचारधाराएं मिली, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, यहीं से कल्याणकारी राज्य की भी विचारधारा सामने आती है। श्रमिक वर्ग जो आ रहा है वो क्या कर रहा है? अपने अधिकारों की बात कर रहा है, अपने विकास की बात कर रहा है। ठीक, तो कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा क्या हो गई? सामने आई। लास्ट, वैचारिक। वैचारिक प्रभाव में क्या आया? वैचारिक परिणाम ये हुआ कि मुक्त व्यापार की अवधारणा सामने आ गई। पूंजीवाद को क्या मिला? बढ़ावा मिला। औद्योगिक क्रांति ने यह साबित कर दिया कि पूंजीवाद क्या है? सुपर पावर। जिसने भी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया वो क्या है? कैपिटलिज्म कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक, सेकंड सेकंड बात ये थी कि समाजवादी एंड पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा क्या की हुई? उसके पॉलिटी में, उसकी इकोनॉमी में इंग्लैंड के थी, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति सफल हुई। लेकिन समाजवादी विचारधारा क्यों हुई? क्योंकि जब जो है मजदूर वर्ग आया, श्रमिक वर्ग आया, तो उन्होंने क्या देखा? नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। जब वो शहर में आए, अच्छा आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो चलो हम दोनों मिल करके भाई भाई हो जाते हैं। और फिर मार्क्स जैसे लोग आ गए जिन्होंने क्या कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ। समझ गए बात? तो ये सब क्या है? समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा, ये सब क्या है? वैचारिक प्रभाव हैं औद्योगिक क्रांति के। तीसरी बात, इसके बाद पर्यावरण की बात होने लगी, पर्यावरणीय चिंतन सामने आया, कल्याणकारी राज्य की धारणा सामने आई। महिलाओं के अधिकार की बात की जाने लगी, फेमिनिज्म सामने आया। नारीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा सामने आई, लिबरलिज्म। श्रम कानूनों को क्या किया गया? थोड़ा ढील दी गई। श्रमिक के अधिकारों की बात की जाने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? औद्योगिक क्रांति के परिणाम थे। और ये परिणाम केवल और केवल उस समय और काल से बंधे हुए नहीं थे। ये मैंने आपको बताया कि एक ऐसी क्रांति है जिसका फोर्थ वर्जन आज चालू है। आप ये सोचिए कि ये कभी ना खत्म होने वाली क्रांति है। ठीक, ना किसी देश काल से बंधी थी, समय और काल से, ना किसी देश तक सीमित थी। पूरे वर्ल्ड को इसने क्या किया? प्रभावित किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति में मशीनों ने स्थान ले लिया। मशीनें ज़्यादा जो है
केंद्र में हो गई, और मशीनों के लिए क्या चाहिए था? लोहा और कोयला। तो जितने भी प्रथम विश्व युद्ध में आप देखेंगे युद्ध हुए एक देश से दूसरे देश में, मैक्सिमम लड़ाई लोहे और कोयले के अधिकार क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर के हुई। फिर जब अधिकार हो गया तो हम बड़े या तुम बड़े, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, और यहाँ तक हो गया कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो गए, न्यूक्लियर बम तक आ गए। और फिर उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम गिराया गया, और आज तो न्यूक्लियर से भी ज़्यादा स्पेस वार की बात की जा रही है कि स्पेस में ही जो है लड़ा जाए। तो ये सब क्या है? इसके दूरगामी प्रभाव हुए, और ये सारा टॉपिक जो है आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान में इस वजह से रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। जब हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रिलेट करके बताएंगे। औद्योगिक क्रांति में कल हमने बताया कि अगर 1750 ईस्वी से ये शुरू हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि 1750 ईस्वी का टाइम आप देख लीजिए इंडियन हिस्ट्री में। 1757 में क्या है? प्लासी का युद्ध हो रहा है। 1764 में जब औद्योगिक क्रांति के लिए पैसे की जरूरत है तो बक्सर का युद्ध होने के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। अब वो पैसा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट के रूप में लगेगा। अच्छा, जब एक लोग को जो है इतना उन्नति देख रहे हैं तो उनके पड़ोसी क्या करेंगे? उसके हिसाब से अपने को भी चेंज करेंगे। जो जो उन्होंने किया वही ये भी करना चाहेंगे। फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगीज, ठीक। और फिर उन्हीं के बीच में क्या होगा जाएगा? फिर युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक पूरा एक समग्र अध्ययन कीजिएगा, अलग अलग चीज़ें मत पढ़िएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ये भी बता दें, यहीं पर बता देते हैं। औद्योगिक क्रांति किससे शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति का मेन जो एलिमेंट था वो था लोहा और कोयला। इनकी होड़ शुरू हुई और इसी होड़ में दो वर्ल्ड वार हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो थी जापान के लिए। अमेरिकी थिंकर ने कहा है, अमेरिकी नहीं, ब्रिटेन के थिंकर ने, कि जिसके पास लोहा और कोयला है और उसने अगर परिवहन के साधनों का विकास कर लिया तो उसको डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। जापान में देखिए, ना लोहा है ना कोयला है, लेकिन वैज्ञानिक सोच के कारण इतना डेवलप कर लिए वो कि उन्होंने वर्ल्ड के सुपर पावर को क्या कर लिया? अटैक कर दिया। केवल बात बात में कहा नहीं, चेतावनी नहीं दी, सीधा अटैक पर्ल हार्बर पर, और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जापान से ना तो नेचुरल रिसोर्सेज में ये है रिच, दूसरी बात पैसिफिक ओशन में है, चारों तरफ समुद्र है, बीच में एक द्वीप है। सुनामी, भूकंप इतने ज़्यादा आते हैं कि पूछिए मत। ठीक है, रिंग ऑफ फायर्स में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि रिंग ऑफ फायर्स में ये स्थित है, भूकंप की जो पेटी है। लेकिन फिर भी इसने अपने आप को, और आज के समय में यहाँ पर सेना नहीं लड़ती है, ध्यान रखिए। ये 24 घंटे में इतने ज़्यादा रोबोट विकसित कर सकते हैं कि इनके यहाँ सेना है ही नहीं। अभी 1-2 साल में जो है ये इन्होंने अपना संविधान चेंज किया कि अब हम सेना रखेंगे, अदरवाइज इनको सेना की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल ये इतने एडवांस हैं कि इनकी तरफ से रोबोट लड़ेंगे, ह्यूमन बींग नहीं लड़ेंगे, मानव नहीं लड़ेंगे। और देखिए टेक्नोलॉजी में क्या उन्नति इन्होंने की, केवल और केवल राष्ट्रवाद के दम पर, केवल और केवल वैज्ञानिक सोच के दम पर। और वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक विचार केवल इस मायने में नहीं है
कि हाँ आपके पास एक विचार आया और आपने लोगों को बताया और सरकार ने आपको प्रमोट किया। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी को वो विचार एक्सेप्ट हैं या नहीं, वो परिवर्तन वो उसको खुले दिल से स्वागत कर रही है या उसको अपोज कर रही है। यूरोप में देखिए, यूरोप में पहले क्या कहा जाता था कि जो भी धर्म और चर्च के विरुद्ध बोलता था उसको फांसी पर लटका दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था, कान में जो है गर्म तेल डाल दिया जाता था, धर्म और चर्च के नाम पर इतना। तो उन्होंने उस समय का समाज उनका क्या था कि वैज्ञानिक सोच को स्वीकार करने में पीछे था। लेकिन जब से उन्होंने वैज्ञानिक सोच स्वीकार किया, देखिए औद्योगिक क्रांति का पूरा एक अग्रणी, और देख लीजिए कि यूरोप में जो है, यूरोप के देश छोटे छोटे से हैं लेकिन उन्होंने पूरे विश्व पर क्या किया, शासन किया, केवल और केवल किसके दम पर, इसी साइंटिफिक सोच के कारण। तो साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दीजिए, आपके संविधान में भी मूल कर्तव्य में भी लिखा है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दीजिए। तो अगर आपका बच्चा कोई क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसको मारिए नहीं, का प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि उसकी उत्सुकता और बढ़े। ये ना हो कि वो आपको देखते ही क्या हो जाए, बिल्कुल रोबोट की तरह बैठ जाए, ये व्यक्ति कहाँ से आ गया घर में। ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दीजिए। एग्जाम्पल जापान, ठीक, परमाणु बम इन पर गिरा, आज तक विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज तक उस रेडिएशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट है। लेकिन इतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इनका कि अमेरिका जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इनकी, अमेरिका की। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजिकल ये इतने एडवांस हैं। ठीक, और जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति आज, मतलब जिन्होंने भी, जिस भी कंट्रीज ने प्रमोट किया, और आज देखिए कि वो क्या हैं, या तो सुपर पावर हैं या सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। और जिसने भी उस औद्योगिक क्रांति को अपोज किया वो बेकार हो गए, तबाह हो गए, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है कि वो आगे देश रहेंगे भी या राज्य बन जाएंगे किसी के अंडर में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा अमेरिकी क्रांति। ठीक, जो कि औद्योगिक क्रांति का पहला साइड इफेक्ट आया वर्ल्ड के सामने। ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांस, वैचारिक विचारधारा, ये सब तो ठीक है, सबसे पहला जो उसका इफेक्ट दिखा वो दिखा अमेरिकी क्रांति में। ठीक, ये जितनी भी विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, जितने भी एडवांसमेंट पढ़ रहे हैं, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे, जब हम अमेरिकी क्रांति पढ़ें। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।